नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि हर फेज में करीब 3 महीने तक चलेगी। इस बार खास फोकस 5 राज्यों पर है, जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी, उत्तराखंड दूसरे चरण में होने हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर थी, अब वो पूरे देश में होने जा रहा है। मेन फोकस 5 राज्यों में रहेगा, जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में प्रमुखता से शामिल होंगे। आयोग इन राज्यों में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर के बाद चुनाव का ऐलान करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो जल्द ही बर्फ से ढक जाएंगे, इसके चलते इन्हें शुरुआती चरण से बाहर रखा जाएगा। एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाए, इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वह लगातार अपने अधिकारियों की बैठक जो है वह कर रहा है। और अब जो जानकारी मिली है, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन पहले उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है, असम महत्वपूर्ण में हो जाता है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। वहां पर पहले जो है वह एसआईआर को लागू किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल आयोग का लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। बिहार में हाल ही में एसआईआर के जरिए कई अवैध मतदाताओं के नाम हटाए गए और वैध मतदाताओं को जोड़ा गया। इस प्रक्रिया का एक बड़ा मकसद विदेशी अवैध प्रवासियों की जन्म स्थान की जांच करना भी है, लेकिन इस मुहिम को लेकर सियासत गर्मा रही है। सत्ता पक्ष जहां इसे मुद्दे पर मुखर हो रहा है, तो विपक्ष लगातार इसे वोट चोरी का प्रयास बता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईआर में कोई राजनीति ना हो। एसआईआर में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर एसआईआर होता है तो अच्छी बात है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी एसआईआर पे कोई चुनाव आयोग की तरफ से या कहीं से भी राजनीति ना हो। जो लोग चुनाव वोट डालते हैं, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। खेल में, क्रिकेट में धर्म को आधार बनाकर स्वयं को पीड़ित प्रदर्शित करना, इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी, पूरी उनकी पार्टी या जो लोग भी सरफराज का सरनेम खोज रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का सरनेम आपने चेक किया? सिराज का सरनेम क्या है? शमी का सरनेम क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम में और सभी खेलों में तमाम जगहों पर सभी धर्म के लोग, मुसलमान भी जिसमें शामिल हैं। वैसे भी देश के ज्यादातर राज्यों में 2003-04 के बाद एसआईआर नहीं हुआ है। अब 1.5-2 साल पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू करके आयोग भविष्य के चुनावों को और निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम कर रहा है। साफ है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग एक मजबूत और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर के सीसामऊ से विधायक रह चुके इरफान और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। साथ ही इरफान और नसीम सोलंकी ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, लेकिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 34 महीने लंबी कैद के बाद 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से रिहा हुए इरफान सोलंकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रिहाई के बाद पहली बार दिवाली भैया दूज के मौके पर इरफान और नसीम ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लखनऊ आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। नसीम ने भाई का टीका लगाया तो सतीश महाना ने बहन कहकर सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद लिया। मुलाकात का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इरफान दंपत्ति ने बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी और कानपुर लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी से भी भेंट की। ये मुलाकातें सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई हैं। सवाल ये है कि क्या औपचारिक रिश्ते हैं ये, या फिर बीजेपी की ओर झुकाव।
ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और चर्चाओं में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर इसे त्योहार है और त्योहार में शिष्टाचार में सब कुछ संभव और जायज़ है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक इसे त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाने की प्रथा बता रहे हैं, मगर इन सब के बीच ये फोटोग्राफ चर्चा और चर्चा में बना हुआ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से रिश्ते कायम रखते हुए इरफान सोलंकी ने रिहाई के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान इरफान सोलंकी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इरफान सोलंकी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। मैं 3 साल बाद छूट के आया हूँ, तो मैं हमारी बेगम जो विधायक हैं और बच्चों परिवार के साथ भाइयों के साथ आके उनका आशीर्वाद लिया और पिछले 3 साल की जो लंबी लड़ाई में उन्होंने हर कदम पे जो हमारे परिवार का साथ दिया, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासी जानकारों का मानना है कि इरफान की ये चाल 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इरफान सोलंकी की ये मुलाकातें सियासत के खेल को और रोचक बना रही हैं। ये बीजेपी की ओर झुकाव है या सपा से वफादारी कायम है? असली इरादा क्या है? यूपी की राजनीति में ये सस्पेंस कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज की। मोहम्मद उमर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारे समाज के बच्चे टॉयलेट साफ करने को मजबूर हैं, इस पर हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाकी बिरादरी के वोटर्स के दम पर वो अब खजाना ले जा रहे हैं। सब खजाने का पद है, उन्हें खजाना दिखता है, अब पाखाना नहीं दिखता है। कहते भैया हम लेंगे अब खजाना, हे निषाद भाई ले लो, साफ कर पाखाना। कौन बोला ठीक है, तो है क्या पकड़ा दिया? तुम्हारे बेटा के संविदा के नौकरी बा आउटसोर्सिंग का, अब जाके एयरपोर्ट पर क्या साफ करना है तुम्हारी बिरादरी के लोग? बोलो, तेज बोलो। अब पूरे देश का जितना होटल बा, खाना खाना और खाना बनाना। अच्छा चमार भाई को क्या दिख रहा है? तेज बोलो, बोलो। यादव भाई को क्या दिखता था? दूध खाना, घी खाना, कसरत करना, पहलवानी करना, अखाड़ा जाना, अब भैंस चराना। अभी क्या दिख रहा है? बोला हो। 27% क्या दिखता है? उन्होंने कब्जा कर लिया। आप लोगों को क्या दिख रहा है? आपको जब इलेक्शन आएगा तब पूरी खाना, मुर्गा खाना, 500 रुपए दारू खाना, ये 3 चीज दिख रहा है निषादों को। सुबह शाम खाना, फिर जाना भोर में पाखाना, और जब इलेक्शन आएगा तो फ्री में पूरी खाना, उनके रैली में जाना, उनका डंडा खाना, और क्या खाना? मुर्गा खाना। सोनभद्र जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक मशीनरी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कार्यक्रम को लेकर सक्रिय हो गए हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री का संभावित दौरा है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गोंड के साथ जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक मिश्रा ने चौपन रेलवे खेल मैदान और खेल कर्मचारी इंटर कॉलेज में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। जनपद सोनभद्र में संभावित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अभी हम लोग सभा स्थल और जो है कि ये पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी हम सब देखने के लिए आए हुए हैं। अभी व्यवस्था देखने के बाद अभी एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसका समय लेकर के कि कब उनका आगमन हो रहा है। 15 नवंबर को तो निश्चित है, लेकिन कितने बजे आएंगे इसका समय अभी लेने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ पे होगा आयोजन? यही चौपन में ही संभावित बन रहा है कि उगरा विधानसभा के चौपन में ही कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर करवाने का हम लोग सोच रखे। आग से बचाव पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। आग से बचाव के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल दुर्घटनाओं को लेकर भी विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हाई राइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाने पर भी निर्देश दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट में नए पदों का भी रास्ता साफ हो गया है। फायर डिपार्टमेंट में 1000 नए पदों पर भर्ती के आदेश दिए गए हैं। फायर सर्विस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर पर फायर चौकी बनाने का भी आदेश दिया गया है। यूपी के बाहर अलग अलग राज्यों में भी खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर देश 5 महानगरों में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट निवेश प्रोत्साहन ऑफिस खुलेंगे। देश में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ये सैटेलाइट ऑफिस खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों को राज्य की नीतियों और संभावनाओं से जोड़ना है। कानपुर के बर्रा सचान नहर की बदहाल स्थिति देखकर सांसद रमेश अवस्थी का गुस्सा फूट पड़ा। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर सांसद रमेश अवस्थी ने नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के जमकर उनको फटकार उन्होंने लगाई है। उन्होंने 2 दिन के बाद अधिकारियों को मिलने के लिए अपने कार्यालय बुलाया और नहर की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने लोगों से बातचीत कर समस्या का जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। बाकी लोग अभी तक आए हैं, यहाँ बहुत गंदगी है। मैंने एसपी नहीं बोला था तो एसपी बोले कि निश्चित रूप से बहुत गंदगी है और इस गंदगी को कैसे समाप्त किया जाए, इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए, हमारी प्राथमिकता है कि हर वर्ष इसमें सफाई होती है और बाद में फिर ये गंदगी हो जाती है। ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की एक नहर है, तो इसके स्थायी समाधान के लिए, इसकी सफाई के लिए, गंदगी को समाप्त करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से और नहर विभाग के अधिकारियों से बात की। आज चूँकि अवकाश था इसलिए अधिकारी को छुट्टी थे, इनको मैंने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर इनको मैंने बुलाया है, ये आएंगे और बाकायदा अपना प्लान लेके आएंगे और इसके स्थायी समाधान का प्लान लेके आएंगे। ये नहीं कि आपने सफाई करा दी बाद में फिर गंदगी है। मिर्जापुर में एक हिंदू परिवार के घर पर मिली मजार ने लोगों को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह भी है कि गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, उसके बावजूद ये मजार बनाई गई। गांव के लोग विरोध जताते हुए मजार के आसपास इकट्ठा हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने मजार को तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाँव वालों को शांत कराया। गाँव के रहने वाले हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि तिवारीपुर गांव के निवास सिंह ने ये मजार बनाई है। प्रेत और जिन्न से राहत पाने के लिए कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन लोगों ने मजार बनाने की सलाह दी। मेरे गांव में मेरे घर के बगल में ही मेरे एक परिवार हैं, वो यहाँ पे एक मकबरा बनाए, मजार बनाए थे। इस तरह से चंदा वसूली, गलत धंधा, लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए मजार बनाए थे, जिसमें गांव में काफ़ी तनाव हुआ। और हैं श्री निवास सिंह जी, उनके चाचा हैं राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं रवि सिंह जो मेन पंडा के रूप में माने गए थे यहाँ पे। और गांव के लोग काफ़ी विरोध किए, जिससे थाना आया। थाना इंचार्ज के सामने पूरा गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, काफ़ी विद्रोह हुआ। बवाल होने वाली थी, लेकिन एसओ साहब ने आकर के उस मकबरे को फर्श से सब पूरा परतवा दिए, मिटा दिया गया। छठ को लेकर शासन प्रशासन की ओर से लाख दावे किए जाते हैं कि छठ घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन सूरत हाल कुछ और नजर आता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं ने बेदी बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है बीते सालों से वो इस घाट पर आते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।
पूर्वांचल एवं बिहार का महापर्व कहे जाने वाले छठ मैया का महापर्व आगामी 25 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि आगामी 28 तारीख तक रहेगा भी। ऐसे में शासन एवं प्रशासन ने लाख वादे किए हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के हिंडन नदी घाट पर। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो हिंडन नदी है जिसमें कि व्रती महिलाएं खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देंगी। लेकिन सूरत हाल इसका आप देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गंदगी का एक बड़ा अंबार आपको नजर आने वाला है। हालांकि नगर निगम द्वारा ये वादा किया गया था कि उससे पहले, छठ मैया की पूजा से पहले ही यहाँ पर तमाम सफाई की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल खुद ब खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई सफाई यहाँ नहीं की गई है। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी से ही छठ मैया पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। छठ मैया घाट है तो ऐसे में छठी मैया इनको कहा जाता है, बेदी भी इनको कहा जाता है। बेदी यहाँ बनाई जा रही है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं जो बेदी बना रहे हैं और एक छोटा सा फूल भी लगाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो यहाँ पर बेदी बनाई जा रही है। उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ से आए हो बेटा? अड़तले से। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। अच्छा, ये बताओ, बड़ा अच्छा सा फूल वूल तुमने लगाया, छठी मैया बना रहे हो, बेदी कहते हैं ना इनको। तो कब से पूजा? 25 तारीख से पूजा है। हाँ, 26 से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिंडन नदी में जैसे अर्घ देंगी व्रती महिलाएं, लेकिन सफाई आपको लग रही है? नहीं। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? हमें हो गया 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। कभी सफाई देखी है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, शासन प्रशासन तो कहता है कि व्रती महिलाओं के लिए हमने बहुत तैयारी कर दी, लेकिन रात भर उन्हें जल में खड़े रहना होगा। और क्या लगता है इस जल में कोई आम आदमी खड़ा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। भैया दूज के अवसर पर एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी बहन कमला देवी के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर पर पहुंचे। शिवपाल यादव ने अपनी बड़ी बहन से टीका कराने के बाद उनका आशीर्वाद भी लिया। तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी मौजूद रहे। वहीं कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए भी रवाना हो गई। यात्रा का पहला पड़ाव रामपुर में होगा, फिर गुप्तकाशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां पर ओमकारेश्वर मंदिर में पूरे शीतकालीन के दौरान बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी। अब तक 17.5 लाख श्रद्धालु केदार धाम में पहुंचकर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, बाबा की डोली रवाना कर दी गई है। आर्मी बैंड की धुन पर रवाना किया गया है बाबा की डोली को। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं, जो केदारनाथ धाम में पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना सीएम पुष्कर धामी ने की। और साथ ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया है केदार धाम में। तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12:30 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए, जिसके बाद मां यमुना की डोली खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई है, जहां पर पूरे शीतकाल में मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे थे और अब तक यमुनोत्री धाम में 6,44,366 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। जय श्री यमुने। मैं महावीर पौर माही यमुनोत्री धाम आज भैया दूज के पावन पर्व पर चार धाम के प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके बाद मां यमुना जी की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थान खरसाली खुशी मठ में अपने भाई सोमेश्वर महाराज जी के साथ और मां राजराजेश्वरी देवी के साथ प्रस्थान करेंगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों और अपने मां यमुना भक्तों को निरंतर शीतकाल में भी खरसाली खुशी मठ में यमुना जी के दर्शन आप खरसाली में कर सकते हैं। पतित पावनी मां यमुना जी से और सोमेश्वर महाराज जी से समस्त प्रदेश, देश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूं। आज भैया दूज के पावन पर्व पे अभी 12:30 पर मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब आज के बाद जो है मां यमुना के दर्शन उसी मठ खरसाली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। देख सकते हैं आप तस्वीरें, यमुनोत्री धाम की कपाट आज बंद कर दिए गए हैं और जब ये पूरी प्रक्रिया हुई उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों के जरिए। मां यमुना की डोली खरसाली के लिए रवाना कर दी गई है। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।